चलिए शुरू करते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटलर्जी क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि ओर से मेटल का प्योर एक्सट्रैक्शन। अब इसके दिमाग में जो मेटल का एक्सट्रैक्शन, तो इसने सोचा मेटल कहाँ मिलती है? मेटल मिलती है जमीन के अंदर। तो इसने सर्च किया कि मेटल कौन कौन सी मिलती है और कौन कौन सी होती है, तो इसको पता लगा ये मेटल्स होती हैं। इनमें से ये जो मेटल्स होती हैं ये मोर एक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है। ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक ये मॉडरेट मेटल्स होती हैं। ये नेटिव मेटल्स होती हैं। कॉपर समटाइम्स नेटिव होता है। अब इसका मीनिंग समझो पहले आप। सबसे पहले इस सीरीज की बात करते हैं कि ये सीरीज क्या है। आप फिजिकल केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सीरीज जो होती है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसके नाम से जानी जाती है बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन एफिनिटी के बेसिस पर बनी है, यानी कि नीचे आने पर ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत कम होगी नीचे वाले एलिमेंट्स की, ठीक है। मोर एक्टिव का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी बहुत ज्यादा। जैसे आपने पता होगा सोडियम को अगर मैं खुला छोड़ दूं एयर में तो बूम और फट से एक्सप्लोजन हो जाता है। ये बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इनको हटाने के लिए बहुत बहुत ताकत चाहिए। इनकी बात करेंगे तो ऑक्सीजन दे जाएंगे, मतलब ले जाओ नहीं चाहिए। तो मोर एक्टिव मेटल्स यानी कि जो एक्सप्लोजन कर सकती है ऑक्सीजन के साथ, स्ट्रांगली बॉन्डेड मॉडरेट मेटल्स। और ये आपकी जो ऑक्सीजन के साथ भी रह सकती है और अकेले भी रह सकती है, मतलब जो कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहेंगी, मतलब अकेले रह सकती है। नेटिव का मतलब ऐसी मेटल जो फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। दोबारा ध्यान देना, नेटिव मेटल्स मतलब ऐसी होती हैं जो फ्री फॉर्म में भी रहती है, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाती है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकती है। यानी कि जो नेटिव के अलावा जो मेटल्स होती हैं वो सारी कंबाइंड फॉर्म में भी मिलती है और फ्री फॉर्म में भी मिलती है। तो कॉपर भी कभी कभी आपका फ्री फॉर्म में मिल जाता है। ये वाली तो अक्सर फ्री फॉर्म में मिलेगी, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जो इनमें और इनमें रिलेट करें तो कॉपर कभी कभी मिलता है, तो इसका मतलब मेजर कंबाइंड फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। तो नेटिव का क्लियर हो गया मीनिंग। नेटिव मेटल्स वो मेटल्स होती है जो फ्री फॉर्म में भी मिलती है, ठीक है, और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलती है, ठीक। ये थोड़ा कम फ्री फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसके लिए स्पेशल लिखा है अलग से समटाइम्स नेटिव, ठीक है। यानी कि जिस जगह आप, जिस अर्थ क्रस्ट में आप खोज रहे हो सकता है वहां कॉपर मिले या ना मिले नेटिव फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म में तो बिल्कुल मिलेगा। तो ये तीन टाइप हमारे पास होते हैं। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो या तो फ्री फॉर्म में मिलेंगी या वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी ऑक्सीजन से जुड़ी हुई, ठीक है, या किसी और से जुड़ी हुई। कंबाइंड का मतलब जुड़ी हुई, ठीक। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास जो मेटल होंगी वो दो टाइप की होंगी, कंबाइंड फॉर्म में होगी और एक फ्री फॉर्म में होगी। और हमें पता लग गया कि मेटल जमीन के अंदर मिलेगी। तो इसने एक डेफिनेशन तैयार करी मिनरल की, और मिनरल की डेफिनेशन क्या तैयार हुई कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग जमीन के अंदर मिलने वाले नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन विच मेटल एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म और इन कंबाइंड फॉर्म। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन विच मेटल एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म और इन कंबाइंड फॉर्म। तो दो तरह से मिल सकती है, उसे मिनरल कहा जाता है। मेटलर्जी की डेफिनेशन तैयार कर दी मैंने, क्या बोला बताओ? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मिनरल क्या हुआ? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन विच मेटल एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म और इन कंबाइंड फॉर्म, ठीक। ये हमें पता लग गया। अब ये एलिमेंट भी याद होने चाहिए, क्योंकि एलिमेंट अगर भूल गया ये कौन से है की हालत खराब हो जाएगी। तो इस एलिमेंट का भी की पॉइंट बना लिया अपन ने, ली के काका ने मांगी अलमारी। क्या? ली के काका ने मांगी अलमारी। वो गए अंकल और अंकल ने क्या बोला? अलमारी दे दो एक बड़ी सी। सब लोग शॉक्ड हो के बोले दिमाग खराब हो गया, मांगना पैसा मांगते ना, गाड़ी मांगते, बंगला मांगते, प्रॉपर्टी मांगते, ये क्या मांग के आगे
अंकल ने क्या कहा, जरा देखो। मनी अंकल ने कहा कि यार मनी जनरेटर, मनी मतलब पैसे, जनरेटर मतलब जो जनरेटर होते हैं डीजी सेट, तो मनी जनरेटर कार फ्रिज सीडी को नी स्नेह है। क्या बोला जल्दी बताओ। उसने बोला कि मनी जनरेटर कार फ्रिज सीडी को ने स्नेह है, यानी कि इन चीजों से हमें कोई अफेक्शन नहीं है। क्या बोला जल्दी बताओ, इन चीजों से हमें कोई अफेक्शन नहीं है, क्योंकि ये ब्रेटली की शादी, तुम्हारी शादी नहीं, साले जिसके अंदर साले पैसे मांगने चले जाओगे करीबों। बहुत पैसा है ब्रेटली के बाद, उड़ उड़ के इधर उधर जाता है, इसलिए बड़ी सी अलमारी मांगी, शालीमार जैसी बढ़िया। तो हैप्पी न्यू ईयर में आई थी ना शालीमार तिजोरी, वैसी तिजोरी मांगी, इसमें पैसे इकट्ठे करके रख सके हम। उड़ उड़ के पड़ोसी के घर चले जाते हैं, तुम्हारी शादी है साले, पैसे मांगेंगे। ये खत्म हो गया। मैं आपके यहाँ पर की पॉइंट इस तरह से बना रहा हूँ कि जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की थी हमने रेडॉक्स के अंदर, तब भी याद करिए ये सीरीज आई थी, और हमने उस समय ये बोला था यार कि ये जो रिएक्शंस अलग देते हैं, स्नेह या टिन तक, ये अलग रिएक्शन देते हैं, और ये वाले जो है वो अलग रिएक्शन देते हैं। याद आया? तो ये अलग से रिएक्शन आने की वजह से हमने इसको ऐसे किया हुआ है। प्रभा नाम की एक लड़की है, वो क्या बोला मैंने? प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं। क्या बोला जल्दी बताओ। प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं। प्रभा ही कुटी होगी, यानी जो झंडा लेके आगे घूम रहा है वही पढ़ता है सबसे पहले। अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज की हम बात करते हैं, तो इस सीरीज में ऊपर जाने पर हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, और डाउन द सीरीज अगर हम बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, अब इसको होल्ड कर लेते हैं, पहले ये सीरीज आ गई, एलिमेंट पता लगते हैं। अब नल्लेवार को पता लग गया कि यार ये एलिमेंट है, ये मिनरल है, और ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। अब इनको निकालना है। तो मान लीजिए आप अपने कमरे में जहां पढ़ रहे हैं वहां चार कोनों को देखो आप, ए बी सी डी। एक मेटल है वो ए हिस्से में भी मिल रही है, बी में भी मिल रही है, सी में मिल रही है, डी में मिल रही है, चारों हिस्सों में मिल रही है। तो इसने एक टीम बनाई, और टीम का काम क्या होता है समझना। वो टीम जाती है साइंटिस्टों की, और वो रिसर्च करती है और उस मेटल को वहां निकालती है स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में निकाल के लेबोरेटरी में ले जाती है, और लेबोरेटरी में ले जाकर के उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस बनाती है। एक्सट्रैक्ट करने के जब वो प्रोसेस बनते हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट करने के जो प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस के आधार पर इंडस्ट्री लगाई जाती है अगर वो सक्सेसफुल होता है। तो पहले लैब में काम होता है, तो लैब में अगर वो मेटल का एक्सट्रैक्शन इजीली निकल रहा है, और वो कन्वीनियंटली निकल रहा है, और बहुत प्रॉफिटेबल है, मतलब कॉस्ट कम आ रही निकालने में और अमाउंट भी ज्यादा है, तो फिर उस जगह जहां से आपने मेटल को निकाला है, उस जगह जो पाया जा रहा है मेटल, उसका नाम ओर हो जाता है। ORE, ओर। तो अगर मेटल जमीन में मिल रही है, तो ए वाली जो हिस्से की जमीन है उसका नाम भी मिनरल है, बी हिस्से वाले में मिल रही है आपके मेटल, वो भी आपकी मिनरल है, वहां सी हिस्से में मिनरल, डी वाले में भी मिनरल। लेकिन अब इन चारों में से अगर सिर्फ ए वाले हिस्से से आप मेटल को इजीली, इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली निकाल रहे हैं, तो वो ए वाला जो हिस्सा होगा वो ओर कहलाएगा। ए वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ओर। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या हर मिनरल ओर होगा? नहीं, क्योंकि ये भी मिनरल था, बी वाला, सी भी मिनरल था, डी भी मिनरल था, तो सारे मिनरल ओर नहीं होते, लेकिन जो ओर होगा वो तो मिनरल होगा ही सही। तो नोट करके हम क्या लिखेंगे कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, बट ऑल ओर्स आर मिनरल। तो जितने भी ओर होंगे वो तो मिनरल होंगे ही ना, क्योंकि जमीन के अंदर मिल रहा है वो। दोबारा समझो, ABCD चार जगह था, चारों जगह मेटल मिल रहा है जमीन में, तो मिनरल तो हो गया। अब सिर्फ ए वाली जमीन से आप निकाल रहे हो मिनरल को आसानी से, इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली, तो ए वाला मिनरल का नाम क्या हो गया? ओर भी। तो यानी कि जितने भी ओर हैं वो सब मिनरल होते हैं, बट सारे मिनरल ओर नहीं होते। ठीक है, तो ओर की डेफिनेशन भी तैयार कर दी हमारे नल्लेवार ने। ओर की डेफिनेशन क्या बनाई बताओ? ऑल, ओर की डेफिनेशन बोला है कि मिनरल फ्रॉम विच metal can be extracted economically and conveniently। क्या ये बताओ? mineral from which metal can be economically and conveniently, ठीक है, extracted, then it is called ore। अब ore भी दो टाइप की हो गई भाई, combined ore और native ore। ठीक है, तो ore का क्लासिफिकेशन भी आ गया, combined ore और native ore। अब कंबाइंड ओर की बात करूं
कंबाइंड डोर के अंदर देखो सबसे पहले तो ये एस ब्लॉक वाले हैं, ये हैलाइड के फॉर्म में मिलते हैं और हैलाइड की फॉर्म में मिलेंगे इसलिए इन्हें कहा जाएगा हैलाइड डोर। ये जो बीच वाले हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। स्ट्रांगली बॉन्डेड होने के लिए इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइज्ड ओर। अब ऑक्सीडाइज्ड ओर भी दो तरह के होंगे, एक होगा ऑक्साइड ओर और एक होगा ऑक्सी सॉल्ट। ऑक्साइड ओर मतलब जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ी हुई है, जैसे एग्जांपल है Fe2O3 हेमेटाइट, ठीक है। और ऑक्सी सॉल्ट में होते हैं जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सिलिकेट, ठीक है। ये सॉल्ट की फॉर्म में है और ये डायरेक्ट है। कार्बोनेट और जैसे होता है FeCO3, सीडेराइट, यही आपको याद करने, याद है, इसका नाम हो जाएगा सीडेराइट, इसका नाम हो जाएगा हेमेटाइट, इसका नाम हो जाएगा हेमेटाइट, इसका नाम हो जाएगा सीडेराइट। तो ये ऑक्सी सॉल्ट। और ऑक्सीजन के साथ साथ ये सल्फर से भी जुड़े होते हैं, तो सल्फ्यूराइज्ड ओर, क्या हो जाएगा ये, सल्फ्यूराइज्ड ओर। तो ये आपका हैलाइड ओर हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड ओर हो गया और ये आपका क्या हो गया, सल्फ्यूराइज्ड ओर। अब आपने देखा ऑक्सीजन और सल्फर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं सारे के सारे, इसीलिए ऑक्सीजन फैमिली का एक नाम होता था चेल्कोजन फैमिली, क्योंकि चेल्कोजन फैमिली इसलिए कहते हैं ओर फॉर्मिंग फैमिली, वो सबसे ज्यादा ओर बनाती है। तो क्या हो गई चेल्कोजन फैमिली, यानी कि ओर फॉर्मिंग फैमिली। क्लियर सबको यहाँ तक, क्लियर है। तो ये आपका ओर का क्लासिफिकेशन भी हो गया। मेटलर्जी होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल, दिमाग खड़ा हो गया नल्ले वार का, पागल हो गया एकदम, उसका दिमाग एकदम बिल्कुल एकदम आइंस्टीन से भी तेज चलने शुरू कर दिया उसने सोचा मेटलर्जी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। उसने देखा टाइप ऑफ मेटल कितने, 3 तरह के, एक ऐसे थे जो बहुत ज्यादा एक्टिव, एक मॉडरेट और एक आपके क्या थे, नेटिव। तो इसने सर्च मारा खर्च कि यार जब 3 तरह के मेटल होंगे तो मेटलर्जी भी 3 टाइप की होगी, बिल्कुल सही निकला, टाइप ऑफ मेटलर्जी। टाइप ऑफ मेटलर्जी में 3 टाइप की मेटलर्जी आई। पहली आई इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब आया सवाल इलेक्ट्रोमेटलर्जी कौन शो करेगा, तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी की डेफिनेशन सुन के आप खुद बताओ। When electrolysis involve in extraction of pure metals, क्या है बताओ, when electrolysis involve in extraction। अब दिमाग लगाया मैंने, ये हैलाइड ओर थे, हैलाइड ओर हमेशा एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम होंगे, हैलाइड और एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमेटलर्जी की बात करें तो एग्जांपल क्या आएगा, डेफिनेशन तो बन गई, व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, क्या, व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। तो एग्जांपल आ गया इसमें इलेक्ट्रोमेटलर्जी का एस ब्लॉक एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ से यहाँ तक की कौन सी मेटलर्जी हुई है, इलेक्ट्रो। दूसरी आई पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी की डेफिनेशन आई, इसके अंदर आया कि हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। क्या आया, व्हेन हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। तो हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व करना है मतलब यहाँ ऑक्सीजन स्ट्रांगली बॉन्डेड था, ऑक्सीजन उसको हटाना था हमें, उसको हटाना था। अब दो हीट दो, तो हीट देनी पड़ेगी तभी टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो इसके एग्जांपल आएंगे आपके हीटिंग इफेक्ट पायरोमेटलर्जी के, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, टिन, ठीक है, लेड और कॉपर, ये सारे के सारे पायरोमेटलर्जी के। अपन ने आयरन, हमने ये छोड़ दिया यहाँ पर, आयरन सॉरी कैडमियम, कोबाल्ट और निकल, ये 3 छोड़ दिए। तो ये 3 इसलिए छोड़ दिए क्योंकि इनकी इंडिविजुअल मेटलर्जी होती है। जैसे हम निकल पढ़ेंगे तो निकल के आएगी, एक आएगा मॉन्स प्रोसेस। तो मॉन्स प्रोसेस का मतलब वो डायरेक्ट ही निकल जाएगा वहां से, इसलिए इसकी पायरो वायरो नहीं करने होते। इंडिविजुअल मेटल्स के एक्सट्रैक्शन भी आएंगे, ये उनमें आ जाएंगे, इसलिए हमने नहीं लिखे यहाँ पे, समझिए। अब यहाँ पर जो आपका ये कॉपर आया, ये पायरोमेटलर्जी, ठीक है, मर्करी भी पायरोमेटलर्जी, ठीक। ये जो 2 बचते हैं, ये 2 होते हैं हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। ये सारे के सारे पायरोमेटलर्जी से हो रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है इनमें, ठीक है। और नीचे आते आते ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत कम हो गई,
इसलिए इनकी क्या करते हैं अपन, हाइड्रोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी होता है व्हेन हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देन इट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। एग्जांपल ये है पायरोमेटलर्जी के, ये तीन छोड़ के बाकी सारे हैं। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, ठीक है, यहाँ तक आ रहे सारे, मरकरी तक। अब बचा कौन, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड के लिए क्या होगी, हाइड्रोमेटलर्जी। ये हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है वो देखते हैं। इसमें हाइड्रोमेटलर्जी की अगर हम बात करें तो कॉपर जो होता है ना, मतलब हाइड्रोमेटलर्जी के मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, एंड लो ग्रेड और, क्या बोला मैंने, लो ग्रेड और। लो ग्रेड और का मतलब क्या निकलेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, मतलब जिसमें कंटेंट कम रहेगा, इम्प्योरिटी कंटेंट ज्यादा होगा, और कंटेंट कम होता है उसे लो ग्रेड और कहा जाता है, और एक होता है हाई ग्रेड और। हाई ग्रेड और मतलब इम्प्योरिटी कंटेंट कम और मेटल का कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो तीन एग्जांपल आएंगे इसके, एक आएगा आपका गोल्ड, एक आएगा सिल्वर, और एक आएगा आपका लो ग्रेड कॉपर। अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोमेटलर्जी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखो, इसमें जैसे ये ओर है, इसको लिया, इसको लेकर के एक सूटेबल सॉल्वेंट में डाल देते हैं, ये डिसॉल्व कर दिया। सूटेबल सॉल्वेंट जिसमें आपने डिसॉल्व किया ना, उसमें मेटेलिक और सॉल्युबल होना चाहिए और इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल होनी चाहिए। ये और ले लिया, इसको डाल दिया अपने सूटेबल सॉल्वेंट में। सूटेबल सॉल्वेंट में अपन ने इसको डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद कंडीशन क्या है कि मेटल सॉल्युबल होनी चाहिए, इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल होनी चाहिए। सॉल्युबल किया तो इसका मतलब मेटल सॉल्युबल हो गई होगी, इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल रही होगी, तो हमने उसे फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद क्या किया बताओ, फिल्टर करने के बाद हमने क्या किया, जो फिल्ट्रेट था वो तो बोलो, फिल्ट्रेट जो था वो तो हमारे काम आएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारी मेटल है, और जो रेजिड्यू है वो फेंक दिया, तो इम्प्योरिटी हट गई। अब जो फिल्ट्रेट है उसमें हमारी मेटल है, उस फिल्ट्रेट में जो मेटल है उसमें हम एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, जिससे हमारा मेटल रिड्यूस होकर के आ जाता है। ठीक, एग्जांपल से समझते हैं। Ag2S है, अर्जेंटाइट होता है, सिल्वर का चीफ ओर है ये। इसको एक सूटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं जिसका नाम है सोडियम साइनाइड। ये सोडियम साइनाइड में इसको ऐड कर दिया। जैसे इसमें डालेंगे तो ये इसके साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यहाँ सोडियम भी लगा सकते हो आप, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है इसका। अब ये रिएक्शन चूंकि इक्विलिब्रियम पर हो रही थी, इसका मतलब समझ रहे हो, अब ये इसमें डिसॉल्व होकर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन ये वापस इधर आ रहा है। तो आप वापस इधर आना चाहते हो या सीधा सीधा सिर्फ आगे ले जाना चाहते हो, बोलो। हम तो चाहते हैं सिर्फ रिएक्शन आगे ही जाए, तो रिएक्शन सिर्फ आगे ही जाए, इसके लिए इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, आगे जाना चाहिए। अब आगे जाने के लिए हम O2 पास करते हैं अंदर, क्यों, क्योंकि O2 जाती है और ये O2 इस Na2S से रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके बनाती है ये Na2SO4 प्लस NaOH प्लस सल्फर। सल्फर का याद है वाइट या येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो ये जो मेरा O2 है, इस O2 ने इस Na2S से रिएक्ट किया, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में से Na2S हटेगा, इक्विलिब्रियम आगे जाएगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम आगे जाएगा तो इसका मतलब ये सारा का सारा इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम अगर आगे जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारा का सारा इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, आया ना, ये सारा का सारा इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर। अब ये सारा का सारा इसमें सॉल्युबल होके आ गया। O2 का फंक्शन आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे इक्विलिब्रियम को आगे ले जाने के लिए। O2 का फंक्शन क्या बोलोगे आप, इक्विलिब्रियम को आगे ले जाने के लिए। अब ये आपका सल्फर का पीपीटी आ गया, इसको फिल्टर करके हटा लिया, तो यानी जो इसके साथ सल्फर था वो हट गया, Ag सारा इसमें आ गया। इस Ag के अंदर अब हम जिंक डालते हैं, जिंक डस्ट बोलो, जिंक पाउडर बोलो, जिंक एलिमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, जिंक डालते हैं। अब जिंक क्यों डालते हैं उसका रीजन सुनो। इस सीरीज में जिंक ऊपर है, सिल्वर नीचे है, जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, तो यानी कि जिंक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिंक डाल रहे हैं मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो डाल रहे हैं वो जिंक ही क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऊपर ऐसे तो
यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम वो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो इकोनॉमिकली कन्वीनियंट हो, प्रॉफिटेबल हो, इजीली अवेलेबल हो। तो ये सारी बात होती है मार्केटिंग टीम की, जो फाइनेंस देख रही होती है उनका, वो सजेस्ट करती है कि फिर आप जिंक लो, ठीक है। अदरवाइज ले तो आप सिल्वर से ऊपर सारे ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं लिया, रीजन दूसरे आएंगे। तो जिंक डाल दिया। अच्छा, जिंक डालने की जगह वो एक स्टेटमेंट यूज करेगा कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यूज किया हमने। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब भी वही निकलता है कि जो इससे ऊपर वाले होंगे उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि उन पर पॉजिटिव पहले आएगा, उन पर पॉजिटिव पहले आएगा, इसका मतलब क्या निकला, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुए ना वो, यानी वो जल्दी ऑक्सीडाइज हुए। इसका मतलब ऑक्सीडाइज भी जल्दी हुए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस करेगा, ZnCN होल 4 -2 में, और खुद रिड्यूस होकर के Ag में आ जाएगा। ये तो +2 में आ गया और ये +1 से 0 में आ गया। इस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और इस रिएक्शन को रेडॉक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोमेटलर्जी। इसे हम दोबारा भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप, 2 से 3 बार वापस आएगा ये, क्योंकि सिल्वर का एक्सट्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वापस आएगा ये। सिल्वर का जब एक्सट्रैक्शन आएगा तो इसमें वापस आएगा ये। क्लियर सबको? अब हाइड्रोमेटलर्जी की डेफिनेशन क्या होती है सुनना जरा। इट इन्वॉल्व dissolution of metallic ore. It involves dissolution of metallic ore in a suitable solvent in which metallic ore is soluble and impurities are insoluble. After filtration, metal can be precipitated by treating it with more electropositive element. Here, yeah, reducing agent from displacement reaction. This is called displacement. यानी कि इस सीरीज में जो ऊपर वाले होंगे वो नीचे वालों को उनके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देंगे, यानी कि उनके सॉल्ट में से उन्हें रिड्यूस कर देंगे। सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देंगे मतलब उनको रिड्यूस कर देंगे। क्लियर सबको? ये कहलाएगी हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। अब हाइड्रोमेटलर्जी के बाद हम बात करते हैं किसकी, ध्यान सुनना, कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल एज वेल एज नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल एज वेल एज नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज। किस पर डिपेंड करेगा बताओ, बोलो। नेचर ऑफ मेटल एज वेल एज नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज। बट हाउएवर some common steps are used for extraction of any metal, यानी कि फिर भी हमारे पास कुछ कुछ ऐसे कॉमन स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो कॉमन स्टेप में पहला कॉमन स्टेप आएगा क्रशिंग। क्रशिंग क्यों आएगा? उसका रीजन है कि मेटल जमीन के अंदर मिलेगी, और अगर यार जमीन के अंदर ही मिलेगी तो आप उसे खोद के निकालोगे, तो यानी कि क्रश तो करोगे ही ना उसे। तो क्रशिंग है, इसका एक नाम होता है ग्राइंडिंग। तो जमीन से आप निकालोगे, क्रश करोगे, ग्राइंड करोगे। जैसे अपन क्या करते हैं, मिक्सी में कुछ पीसते हैं, तो पहले मिक्सी में कोई बड़ा सा पार्ट अगर पीसना हो तो छोटे छोटे कट करते हैं उसे, कट करने के बाद छोटा आके उसे मिक्सी में डाल देते हैं और ग्राइंड करते हैं। इसी तरह से ये क्रशिंग में होगा, जमीन से पहले और निकलेगा, वो किस में होगा, स्टोन के अंदर। ऐसा नहीं कि मेटल आके बोलेगा हाय, वो स्टोन के अंदर बाहर आएगा। स्टोन के अंदर जब बाहर आएगा तो उस स्टोन को पहले आप ऐसे तोड़ोगे, तोड़ने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में आएगा, फिर उन टुकड़ों को उठा के क्रशर में डाल दोगे। क्रशर ऐसे होता है जिसमें अपोजिट प्लेट्स होती हैं ये, तो वो पूरी तरह से उसको पीस देगा। अब जब वो पिसेगा तो उसमें क्या क्या पिस गया, पहला फील करो, आपकी मिट्टी से आपने एक पत्थर को जमीन के अंदर से निकाला तो उसके अंदर एक तो स्टोन था, उस स्टोन में मेटल था, तो वो स्टोन पिस गया, पत्थर के टुकड़े आ गए। मिट्टी थी तो मिट्टी पिस गई, सैंड पार्टिकल आ गए। बैक्टीरिया जितने थे वो सब पिस गए अंदर, मिट्टी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो जो स्टोन पार्टिकल, सैंड पार्टिकल और बैक्टीरिया ये सब मिक्स हो गए, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, गैंग या मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है इन्हें, गैंग और मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है क्रशिंग। क्रशिंग का एक नाम और हो गया ग्राइंडिंग। क्या नाम हो गया, ग्राइंडिंग। और इसका कमर्शियल नेम होता है पल्वराइजेशन, यानी जो इंडस्ट्री में इसका नाम है पल्वराइजेशन, ठीक है। अब पल्वराइजेशन के बाद सेकंड स्टेप होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का कमर्शियल नेम होता है बेनिफिकेशन, ठीक है। इसे बेनिफैक्शन भी बोलते हैं, बेनिफिकेशन भी। अब इस बेनिफिकेशन का काम क्या है, देखो बेनिफिकेशन क्या काम करेगा, ये गैंग और मैट्रिक्स जो आया, ये गैंग
और मैट्रिक्स जो आया यानी कि सैंड पार्टिकल, स्टोन पार्टिकल और बैक्टीरिया मिक्स हो गए, उसके साथ सब पिस गए। अब उन्हें अलग करना ही नहीं करना, तो ये अलग करने का काम करता है। और ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन दो टाइप का होगा, एक होगा आपका फिजिकल कंसंट्रेशन और एक होगा आपका केमिकल कंसंट्रेशन। केमिकल कंसंट्रेशन में एक नाम होता है लीचिंग। क्या नाम होता है? लीचिंग। फिजिकल कंसंट्रेशन जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ये भी 2 टाइप से किया जाएगा, विल्फली टेबल और हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, ठीक है। दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तीसरा होता है फ्लोटेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का एक नाम होता है लेविगेशन। क्या नाम होता है? लेविगेशन। ठीक, अब सुनो, वापस से समझते हैं। पर जमीन से आपने मेटल को निकाला, उसके साथ स्टोन के साथ वो बाहर निकला, मिट्टी विट्टी सब थी, उसको टुकड़ों में तोड़ के ग्राइंडर में डाल के पीस दिया। जैसे ही आपने पीसा तो उसमें मेटल भी पिस गया, उसमें स्टोन भी पिस गया, मिट्टी भी पिस गई और बैक्टीरिया भी पिस गया। तो मेटल के अलावा स्टोन, सैंड और बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। कंसंट्रेशन दूसरा स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप 2 तरह से किया जाता है कंसंट्रेशन, एक फिजिकल कंसंट्रेशन होता है, केमिकल कंसंट्रेशन। केमिकल कंसंट्रेशन का नाम होता है लीचिंग। फिजिकल कंसंट्रेशन के 3 नाम है, एक तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से किया जाता है, एक मैग्नेटिक सेपरेशन से किया जाता है और एक फ्लोटेशन से किया जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड 2 होते हैं, एक विल्फले और एक हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। ठीक है, क्लियर? ये फिजिकल कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन से आपने क्या करा, ये मिट्टी बैक्टीरिया ये सब हटा लिए। तो मिट्टी और बैक्टीरिया हटाने के लिए, जैसे मान लो आप कभी जा रहे हो और आप अचानक गिर जाए और आपकी छिल जाए बहुत बुरी तरह से, तो आप डॉक्टर के पास क्या कराने जाते हो? ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में डॉक्टर क्या करता है, वहाँ से मिट्टी हटाता है, बैक्टीरिया हटाता है और फिर आपके एक ट्यूब लगा के पट्टी बांध देता है। दैट इज कॉल्ड ड्रेसिंग। यहाँ पर भी यही हुआ है, कंसंट्रेशन का एक नाम और हो गया ड्रेसिंग, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, उससे बैक्टीरिया, मिट्टी, स्टोन सब हटा रहा है। ठीक, ये स्टेप हो गई। अब इस स्टेप से आपने मिट्टी विट्टी बैक्टीरिया फैक्टीरिया सब हटा लिया, अब हमारा मेटल आ गया, ओर, मेटल ओर। अब इस ओर को कन्वर्ट करना होता है ऑक्साइड में। क्या बोला? थर्ड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है, उसके 2 प्रोसेस पढ़ेंगे हम, एक होगा कैल्सिनेशन और एक होगा रोस्टिंग। इसके बाद जो ऑक्साइड में बदल जाएगा, इससे भी ऑक्साइड में बदलेगा, इससे भी ऑक्साइड में बदलेगा। ऑक्साइड में बदलने के बाद आएगा फिर रिडक्शन, यानी कि फिर उस मेटल का क्या किया जाएगा? रिडक्शन। क्या किया जाएगा फिर? रिडक्शन। ये रिडक्शन जो होता है वो कई तरह का होगा, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, दूसरा कार्बन रिडक्शन, तीसरा जो किया जाएगा एल्यूमिनियम रिडक्शन, फोर्थ जो किया जाएगा वो किया जाएगा आपका सेल्फ रिडक्शन, फिफ्थ जो किया जाएगा वो किया जाएगा हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन, सिक्स जो किया जाएगा वो किया जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिडक्शन। मेटल के नेचर के हिसाब से इनमें से कोई एक रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन होने के बाद हमारा मेटल मिल जाएगा। अब उसके बाद फिर मेटल का किया जाएगा आपका प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि जो कंसंट्रेशन हो, इस कंसंट्रेशन से जो और निकला उसको आप ऑक्साइड में क्यों बदल रहे हो, डायरेक्ट ही उसका रिडक्शन कर लो। ऑक्साइड में बदलना मजबूरी है हमारी, क्योंकि ऑक्साइड में बदलने के बाद ऑक्साइड का कर रहे हैं रिडक्शन, तो वो रिडक्शन बहुत आसान होता है ऑक्साइड का, उसमें पैसे कम लगते हैं, कॉस्ट बहुत घट जाती है। तो एक प्रोसेस बढ़ाने से जो आपका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता है ना, उसको करने से जब रिडक्शन करते हैं तो प्रोसेस जो होता है वो जल्दी हो जाता है, उसमें पैसे कम खर्च होते हैं। ठीक है, ये सब हम टेक्निकली भी पढ़ेंगे।
प्यूरिफिकेशन में पहला आएगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये जो प्यूरिफिकेशन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है उसी में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी हो जाएगा। मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगा दोनों, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रो, उसके बाद आएगा आपका वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड में आपके पास दो आएंगे। पहला आएगा आपका वैन अर्किल डी बोर मेथड, और दूसरा आएगा आपका मॉन्स प्रोसेस। ठीक है, फिर आएगा आपका जोन रिफाइनिंग मेथड, फिर आएगा आपका अमलगमेशन, फिर आएगा आपका डिस्टिलेशन, फिर आएगा आपका लिक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होगा, पहला आएगा आपका ऑक्सीडेशन में बेसेवराइजेशन, दूसरा आएगा आपका ऑक्सीडेशन में पॉलिंग मेथड, और तीसरा आएगा आपका क्यूपलेशन। इस तरह से आपका प्यूरिफिकेशन होगा कंप्लीट। क्लियर? जब ये प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होगा आपका तो आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आधा चैप्टर कंप्लीट होगा मतलब हम ये पढ़ चुके होंगे कि ये स्टेप्स का मतलब क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है। ये प्रोसेस है पूरा मेटलर्जी का, जमीन से लेकर के आपने मेटल को निकालने तक प्योर किया। आधा चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल मेटल का एक्सट्रैक्शन, यानी फिर स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। अब फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए सिल्वर के अंदर एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, तो आप सिल्वर का नेचर देख करके जब ये सब पढ़ लेंगे तो बताएंगे सर इसमें तो ये होगा, सर इसमें ये होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, सर इसका हाइड्रोमेटलर्जी होगा या इसमें ये होगा। सिल्वर का पढ़ेंगे, फिर गोल्ड का पढ़ेंगे, फिर कॉपर का पढ़ेंगे, फिर आयरन का पढ़ेंगे, फिर जिंक का पढ़ेंगे, फिर लेड का पढ़ेंगे, फिर एल्यूमिनियम का पढ़ेंगे, फिर टिन का पढ़ेंगे, फिर सोडियम का पढ़ेंगे, फिर मैग्नीशियम का पढ़ेंगे। इतना सारा फिर आधा मेटलर्जी और हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि तो भगवान इतना सारा कैसे खत्म होगा, तो छोटे छोटे प्रोसेस है, 5-5, 10-10 मिनट में एक एक प्रोसेस कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मतलब ऐसे कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या, छोटे छोटे। ठीक है, बट आपको मेरा वीडियो लेक्चर ढंग से सुनना पड़ेगा, फोकस्ड होकर सुनना पड़ेगा, टाइम पास नहीं करना पड़ेगा और डेली सुनना पड़ेगा। स्ट्रेस कहीं नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल मेथड है, सिर्फ एक बार सुन लेना। मेटलर्जी के सवाल तो ऐसे होंगे 10-10 सेकंड में, लेकिन सुना ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप था क्रशिंग। अब क्रशिंग की बात करते हैं अपन। तो क्रशिंग में वही वाली बात थी, कोई खास बात नहीं है, उसमें जमीन से निकालेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे, ग्राइंडर होगा उसमें डाल देंगे, पिस जाएगा, जिससे कि सारी मिट्टी, स्टोन और बैक्टीरिया मिल करके आपके उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बोलो कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कलेक्टिवली क्या कहते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। तो गैंग और मैट्रिक्स को हटाने के लिए अब जो करेंगे हम, कंसंट्रेशन वो चल रहा है। कंसंट्रेशन में पहला चल रहा है फिजिकल कंसंट्रेशन, फिजिकल में पहला चल रहा है आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठा रहे हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड तब करेंगे जब गैंग और मेटलिक और दोनों में ग्रेविटी का डिफरेंस हो, दैट मींस डेंसिटी का डिफरेंस हो। तो डेंसिटी का जो डिफरेंस होता है वो कार्बोनेट और ऑक्साइड्स में पाया जाता है। इसमें कार्बोनेट और ऑक्साइड्स में। तो क्लियर हो गया, आप जहां कार्बोनेट और देखोगे आप बोल दोगे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड करेंगे, जहां ऑक्साइड और बोल दोगे आप बोलोगे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड करेंगे। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड दो तरह से होता है। पहला विल्फले टेबल,
यहाँ से आप एक टेबल होती है ऐसे, इसको ऐसे समझो आप, एक ये स्लोपिंग टेबल है ऐसे। अब इस टेबल पे ऐसे वुडन स्ट्रिप्स लगी हुई है और ये वुडन स्ट्रिप्स में आपने ऊपर से ओर डाला है, फील लो, ओर डाला। यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेटर लगा होता है जो इसको टेबल को ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। ओर डालने पर क्या हुआ सोचो, ये ओर डाला और साइड में से पानी आता है, तो पानी और ओर मिक्स होंगे। इम्प्योरिटी लाइटर है, मेटेलिक और हेवियर है, तो जो इम्प्योरिटी लाइटर होगी वो पानी के साथ ऊपर आएगी और स्लोप है तो नीचे गिर जाएगी। मेटेलिक और नहीं गिरेगा क्योंकि ये रिफिल्स लगी हुई है वुडन स्ट्रिप्स। आराम से समझना, यहाँ से जब ओर गिरेगा, यहाँ से जब पानी आएगा तो ये मिक्स हो जाएंगे दोनों, आराम से मिक्स होना शुरू हुआ और हल्की जो इम्प्योरिटी होगी वो ऊपर आएगी ऐसे और वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन जो मेटल भारी है वो तो यहीं रुका रहेगा। थोड़ा बहुत मेटल अगर पानी के साथ गया तो वो वापस से नीचे होगा धीरे और यहाँ वाले स्लोप पे रुक जाएगा। जो रिफिल्स लगा रहे यहाँ पर आपने जो बैरियर लगा रखा है यहाँ रुक जाएगा, तो इस तरह से ये यहाँ पर रुक गया, ठीक है। और सारा का सारा जो है वो इम्प्योरिटी हल्का वाला वहीं इकट्ठा हो जाएगा। सिंपल है ये, कुछ खास नहीं, ठीक है। दूसरा मेथड जो होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। इसको समझो ऐसे, इसको मत देखो ऐसे, देखो एक कांच का ग्लास लिया आपने और उस कांच के ग्लास के अंदर आपने क्या करा, ओर डाल दिया और घास फूस डाल दी, यहाँ मतलब मिट्टी डाल दी और हल्की फुल्की घास डाल दी, ठीक है, सूखी घास होती है। तो जैसे आप इसको ऐसे ऐसे हिलाओगे और फिर छोड़ दोगे तो जो सूखी घास होगी वो ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? जो सूखी वाली घास होगी वो ऊपर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? वो सरफेस लेवल पर आ जाएगी जहाँ, यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको छेद कर दोगे जहाँ वाटर लेवल है। जैसे ही आप छेद करोगे तो वो पानी नीचे गिर जाएगा और पानी जो नीचे गिरा वो सूखी फूकी घास थी उससे नीचे गिर गया। पानी जो नीचे गिरा उसके साथ सूखी घास भी निकल गई। सेम प्रोसीजर यहाँ है, यहाँ से वाटर भेजते हैं फाउंटेन, ऊपर से और गिरा रहे हैं, ऊपर से जब और गिर रहा है नीचे से जो फाउंटेन जा रहा है तो दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से और डालना बंद कर दिया, यहाँ से फाउंटेन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वाटर सेटल होगा, सेटल होगा तो जो हैवियर पार्ट होगा यानी और जो होगा वो नीचे सेटल हो गया ऐसे, और अगर नीचे सेटल हो गया ये तो मेटल ही हो रहा गया। और उसके बाद आपने देखा कि जो हल्का था इम्प्योरिटी वो ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर टैप लगा हुआ है एक, उस टैप को खोल देंगे ऐसे तो सारा का सारा पानी नीचे गिर जाएगा, पानी के साथ साथ जो हल्का फुल्का था वो भी गिर जाएगा। तो जो भी हल्की इम्प्योरिटी आती है वो यहाँ आ जाएगी और जो मेटेलिक हो रहा है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आप जो है वो गैंग और मैट्रिक्स को अलग करेंगे कार्बोनेट और ऑक्साइड में। वो दो बात बस इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में कार्बोनेट और ऑक्साइड के लिए करते हैं और डेंसिटी का डिफरेंस होता है, बस इसलिए करते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं, ना डायग्राम पूछ रहा ना कुछ पूछ रहा, ठीक है। अगला देखो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड।
मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ से आप ओर को डाल रहे हो, ये आपकी एक बेल्ट होती है जो चारों तरफ रोटेट हो रही है ऐसे, और ये जो बेल्ट हो रही है चारों तरफ रोटेट हो रही है ऐसे, ये व्हील मैग्नेटिक व्हील है। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का? सिंपल, क्या कॉन्सेप्ट है कि एक मैग्नेटिक होना चाहिए, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। मतलब समझे आप इसका, या तो ओर मैग्नेटिक हो या इम्प्योरिटी, यानी कि गैंग और मैट्रिक्स, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। तो जब आप यहाँ से मैग्नेटिक ओर डालेंगे इसमें तो क्या होगा, ये बेल्ट पे जाएगा। अब बेल्ट पर जाएगा तो ये रोटेशन हो रहा है इसका, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा उसको जोर से, धक्का पड़ते हुए दूर जाके गिरेगा। लेकिन ये मैग्नेटिक व्हील है तो क्या करेगी, मैग्नेटिक व्हील उसको भी अट्रैक्ट करेगी, जो मैग्नेटिक पार्ट होगा। तो दो हीप बनेंगे, एक ये और एक ये। अब आपसे पूछेगा ये हीप कौन सा है, ये हीप होगा नॉन मैग्नेटिक, और ये जो हीप है वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक। ये जो हीप होगा वो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक, और ये वाला हीप कौन सा होगा, मैग्नेटिक। क्लियर? इस हिसाब से जो है वो आपके अलग अलग हो जाएंगे दोनों, एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक। क्लियर? अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इसके एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्जाम्पल्स। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है SnO2, इसके अंदर जो इम्प्योरिटी पाई जाती है वो पाई जाती है वुल्फ्रामाइड की। इसकी वुल्फ्रामाइड। अब वुल्फ्रामाइड खुद क्या है, ओर ऑफ टंगस्टन। वुल्फ्रामाइड खुद क्या है, ओर ऑफ टंगस्टन। इसका फॉर्मूला होता है FeWO4 प्लस MnWO4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वुल्फ्रामाइड का ओर ऑफ टंगस्टन है FeWO4 प्लस MnWO4। ठीक, ये पार्ट मैग्नेटिक पार्ट है इसका, और ये आपका नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये SnO2 नॉन मैग्नेटिक है और ये मैग्नेटिक है। पहले तो SnO2 का नाम आपको याद करना है, इसका नाम है टिन स्टोन या कैसिटेराइट। क्या नाम है, टिन स्टोन या कैसिटेराइट। ठीक है, तो ये नॉन मैग्नेटिक होगा और ये आपका वुल्फ्रामाइड मैग्नेटिक होगा। तो जब हम इसे अलग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वुल्फ्रामाइड जो है इस वाले हीप में पाया जाएगा और वो उस वाले हीप में पाया जाएगा। क्लियर? अब आप एक डाउट आएगा कि सर ये भी तो ओर है, तो ये इम्प्योरिटी कैसे है, ये इम्प्योरिटी है इसमें, किसमें इम्प्योरिटी है, SnO2 में इम्प्योरिटी है। तो आप सोचोगे सर ऐसे कैसे, इसको समझो। हमने क्या करा, इतनी रिसर्च करने के बाद जो वो ए हिस्सा आया था, उस ए हिस्से से हमने जमीन से निकाला था टिन। तो हमारा प्लांट वहां पर कौन सा लगा था, टिन का। अब टिन का प्लांट लगा हुआ है भाई, तो टिन को मेरे को बेचना है ना। अब टिन के अंदर जब जमीन से निकाला मैंने तो थोड़ा सा ये भी पाया गया। तो जो ज्यादा मात्रा में मिल रहा है उसमें जो चीज कम मात्रा में मिल रही है वो इम्प्योरिटी कहलाती है। तो वो इम्प्योरिटी किसकी है वो हमने पूछा है, वो बताया है कि ये वुल्फ्रामाइड की इम्प्योरिटी है, ओर ऑफ टंगस्टन होता है, उसका फॉर्मूला ये है, ये मैग्नेटिक है। ठीक है, अगर मान लो प्लांट आपने वुल्फ्रामाइड का डाला जाता और उसमें SnO2 मिलता तो वो इम्प्योरिटी हो जाती। समझ बात को, जो ज्यादा है वो ओर है और जिसमें जो कम मिल रहा है वो इम्प्योरिटी है। ठीक, अगला एग्जांपल देखो इसका, Fe2O3 इम्प्योरिटी, Fe3O4 FeO.Cr2O3 MnO2 और TiO2। इसकी इम्प्योरिटी का खास नाम होता है क्लोरएपेटाइट। अब ये क्लोरएपेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी की सारी जो इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक होती है, सॉरी मेटलिक हो रहे मैग्नेटिक, और यहाँ जो इम्प्योरिटी होती है वो नॉन मैग्नेटिक। यानी इसमें जो इम्प्योरिटी थी वो मैग्नेटिक थी और नॉन मैग्नेटिक था, और यहाँ पर ये सारे मैग्नेटिक है, वो इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, इनको इस तरह से हटाया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ तक आपने पढ़ना है अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अपने जो पुराने पेंडिंग है, जो भी पेंडिंग है उसको अच्छे से करें, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। अब टाइम आ चुका है, अब हमें बहुत एग्रेसिवली पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए बाय।